तो पार्ट नंबर जो 3 है उसका नाम है सरल रेखा में गति। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होगी? जब भी कोई वस्तु या कण सीधी रेखा में चलेगा, जब भी कोई वस्तु या कण जब सीधी रेखा में चलेगा तो उसकी ये जो गति है वो कौन सी गति कहलाएगी? बताओ, सरल रेखीय गति कहलाएगी। बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगा तो उसकी ये गति है वो सरल रेखीय गति कहलाएगी। जैसे समझो, मैं किसी गेंद को स्वतंत्रता रूप से नीचे की ओर गिरा रहा हूं, किसी गेंद को मैं स्वतंत्रता रूप से नीचे की ओर गिरा रहा हूं, तो बिल्कुल ये सीधे नीचे आएगी, तो इसकी ये जो गति है वो कौन सी गति कहलाएगी? बताओ, सरल रेखीय गति कहलाएगी। सरल रेखीय गति का मतलब अपन ने बताया कि सीधी रेखा में गति करना। जब सरल रेखीय गति होगी तो इसको एक विमीय गति भी कह सकते हैं अपन। एक विमीय गति का मतलब क्या है? जब अपने पास एक ही निर्देशांक बदले, जब एक ही निर्देशांक बदले, या तो x वाला बदले या y वाला बदले या फिर z वाला बदले, तो अपने पास वो एक विमीय गति कहलाएगी, मतलब वो सरल रेखीय गति है। तो सरल रेखीय गति का मतलब इतना सा याद रखना है कि जब तक वस्तु अपने पास सीधी रेखा में गति करती है, जब तक उसकी गति अपने पास है, तब तक उसकी जो गति होगी वो कौन सी गति कहलाएगी? सरल रेखीय गति कहलाएगी। दूसरा है शुद्ध गति की। देखो समझो, एक शुद्ध गति की है, एक होता है गति की। शुद्ध गति का मतलब अपने को गति का अध्ययन करना है, अपने को गति का अध्ययन करना है, लेकिन गति का कारण नहीं जानना है। भाई जो गति हो रही है वो किस कारण से हो रही है? अपने को गति का अध्ययन तो करना है, लेकिन अपने को गति का कारण नहीं जानना है। तो लिखा है बिना कारण जाने गति का अध्ययन करना। जैसे समझो, कैसे? जैसे मान लो मेरे हाथ में डस्टर है, मेरे हाथ में ये डस्टर है और मैं क्या कर रहा हूं? इस मार्कर से डस्टर पे बल लगा रहा हूं। तो बताओ, ये डस्टर गति कर रहा है नहीं कर रहा है? तो गति का कारण पता है अपने को, क्या है? बल। भाई बल के कारण ही तो बताओ गति हुई। कारण से मतलब नहीं है अपने को, बल से मतलब नहीं है, कारण जाने बिना अपने को किसका अध्ययन करना है? गति का। गति का अध्ययन करने का मतलब ये है भाई उसने चलकर कितनी दूरी तय की, वो किस चाल से चला था, डस्टर ने चल के कितनी दूरी तय की, वो किस चाल से चला था, उसका त्वरण क्या था, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे कारण के बिना। तो कारण के बिना जब गति का अध्ययन होगा तो उसका नाम है शुद्ध गति की। और कारण जानते हुए गति का जो अध्ययन होता है उसको फिर कहा जाता है गति की। कारण जानते हुए गति का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं गति की। शुद्ध वाला शब्द जो है उसमें हट जाता है। अपने किताब में लिखा होगा शुद्ध गति की। शुद्ध गति का मतलब बिना कारण जाने किसका अध्ययन करना? बताओ, गति का अध्ययन करना। जैसे अपन ने बल लगाया, बल लगाने से गति हुई, तो बल के बारे में नहीं पढ़ना है अपने को तो ये पढ़ना है कि वस्तु गति करके कितनी दूरी तय की वस्तु ने, वो किस चाल से चली थी, उसका त्वरण क्या रहा होगा। इन सब बातों का जो अध्ययन करना है उसको अपन बोलेंगे शुद्ध गति की बोला जाएगा। अगला है अपने पास निर्देश तंत्र। देखो निर्देश तंत्र क्या है? लिखा हुआ है निर्देश तंत्र वह स्थान है जहां पर बैठकर हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। समझो इस बात को, निर्देश तंत्र का मतलब क्या है। मैं एक उदाहरण देता हूं, इस उदाहरण से समझो निर्देश तंत्र का मतलब क्या होगा। जैसे मान लो अपने प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे अपन खड़े हैं और पास में एक पेड़ है। पास में क्या है बताओ? एक पेड़ है। अपन जब उस पेड़ को देखते हैं, अपन प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और अपन जब उस पेड़ को देखते हैं तो वो पेड़ अपने को स्थिर दिखाई देता है। वो जो पेड़ है अपने को रुका हुआ दिखाई देता है, मतलब स्थिर दिखाई देता है, वो विराम अवस्था में अपने को दिखता है। अब दूसरा अपन केस लेते हैं। अपन सोचो कुछ देर बाद अपन ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, ट्रेन आ गई, अपन ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं। ट्रेन में जब जा रहे हैं, ट्रेन चल रही है, अपन ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तब अपन उस पेड़ को देख रहे हैं। फिर तब अपन उस पेड़ को देख रहे हैं, तब अपने को वो पेड़ पीछे भगता हुआ नजर आता है। जब ट्रेन में बैठ के अपन उस पेड़ को देख रहे हैं तो वो पेड़ अपने को पीछे भगता हुआ नजर आता है, पीछे चलता हुआ नजर आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? देखने वाला जो है उसको कहा जाएगा प्रेषक, ऑब्जर्वर बोलेंगे उसको। देखने वाला जो है उसको प्रेषक कहा जाएगा।
तो बताओ प्रेषक तो वही है, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो प्रेषक है, जो देख रहा है वो तो वही है, अपनी है भाई। पहले प्लेटफॉर्म पे खड़े होके भी अपनी देख रहे थे पेड़ को, अब ट्रेन में बैठे हुए भी अपनी देख रहे हैं, तो प्रेषक तो बदला ही नहीं, जो देखने वाला है वो तो नहीं बदला। लेकिन कारण क्या रहा, एक बार अपने को पेड़ स्थिर दिखता है मतलब रुका हुआ दिखता है, दोबारा अपने को पेड़ चलता हुआ दिखता है मतलब गति करता हुआ दिखता है, पीछे की तरफ भागता हुआ दिखता है। तो इसका कारण क्या रहा, इसका कारण ये रहा कि अपने पास अपना जो निर्देश तंत्र है वो अलग अलग है। कैसे, जब अपन प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देख रहे थे तो अपना निर्देश तंत्र प्लेटफॉर्म था, जब अपन प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देख रहे थे तो अपना जो निर्देश तंत्र था वो प्लेटफॉर्म था, और वो जो निर्देश तंत्र था वो रुका हुआ था। कहने का मतलब वो निर्देश तंत्र स्थिर था, समझ रहे हो मेरी बात को, वो निर्देश तंत्र क्या था बताओ, स्थिर था। और जब अपन ट्रेन में बैठ के, जब ट्रेन चल रही थी अपन ट्रेन में बैठे थे, तब अपन उस पेड़ को देख रहे थे, तब अपना जो निर्देश तंत्र था वो ट्रेन थी, और उस समय वो निर्देश तंत्र गतिमान था। समय वो जो निर्देश तंत्र था वो क्या था बताओ, गतिमान था। तो एक ही चीज की दो स्थितियां दिख रही है अपने को, एक बार वो विराम में दिख रहा है, दोबारा कहां दिख रहा है बताओ, अपने पास गतिमान दिख रहा है। कारण क्या है, अपन जिस जगह बैठ के अध्ययन कर रहे हैं वो जगह अलग अलग है। पहली वाली जो जगह है वो तो विराम है, मतलब प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म क्या है बताओ, स्थिर है, विराम है, तो अपने को पेड़ क्या दिख रहा है बताओ, स्थिर दिख रहा है। दोबारा अपन किसमें बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो अपना जो निर्देश तंत्र है वो गतिमान है। तो कहने का मतलब अपन कहाँ खड़े होके चीज को देख रहे हैं, कहाँ खड़े होके वस्तुओं को देख रहे हैं, उसी को क्या नाम बताएंगे बताओ, निर्देश तंत्र। पहले निर्देश तंत्र क्या था, प्लेटफॉर्म था, क्योंकि अपन प्लेटफॉर्म पे खड़े होके पेड़ को देख रहे थे, अपना निर्देश तंत्र स्थिर था, अपने को पेड़ भी स्थिर दिख रहा था। दोबारा अपना जो निर्देश तंत्र है वो ट्रेन है, अब की बार जो निर्देश तंत्र है वो गतिमान है, तो फिर अपने को पेड़ गति करता हुआ दिख रहा है। तो एक ही चीज दो स्थितियां दिख रही है, क्योंकि दोनों बार में अपना जो निर्देश तंत्र है वो अलग अलग है। तो निर्देश तंत्र का मतलब वो स्थान है जहां पर बैठकर अपने वस्तुओं की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली बार जो निर्देश तंत्र है वो प्लेटफॉर्म है, दूसरी बार में निर्देश तंत्र है वो ट्रेन है। निर्देश तंत्र किसी को भी माना जा सकता है, धरातल को भी निर्देश तंत्र मान सकते हैं, ट्रेन को भी निर्देश तंत्र मान सकते हैं, हवाई जहाज को भी निर्देश तंत्र मान सकते हैं। निर्देश तंत्र किसी को भी मान के अपना अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जब निर्देश तंत्र बदलेगा तो हो सकता है उस वस्तु की अपने को स्थिति बदल जाए। स्थिति बदलने का मतलब हो सकता है निर्देश तंत्र जब प्लेटफॉर्म था अभी, तो वो जो पेड़ था वो विराम में था, निर्देश तंत्र बदल गया, ट्रेन हो गई, गतिमान हो गया, तो पेड़ भी अपने को गति करता हुआ दिख रहा है। तो निर्देश तंत्र का मतलब समझ आ गया होगा कि वो स्थान है जहां पर बैठकर अपन क्या करेंगे बताओ, वस्तु की गति का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अपन ने जो चित्र बना रखा है वो चित्र तुम जानते होंगे, ये अपने पास दक्षिणावर्ती निर्देशांक निकाय है, क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये धनात्मक x है, ये धनात्मक x है, ये ऋणात्मक x है, ये धनात्मक y है, ये ऋणात्मक y है, ये धनात्मक z है और ये ऋणात्मक z है। भैया तुम्हारे को समझाता हूँ कैसे हैं नहीं मता, ये चीजें कैसे हैं देखो समझो। जैसे मान लो अपन ने ये मान लिया, ये तीन चीजें हैं अपने पास, ये मान लिया धनात्मक x है, ये धनात्मक y है और ये धनात्मक z है। z देखो तुम्हारी तरफ आता हुआ है अपने पास, z क्या है बताओ, तुम्हारी तरफ है आता हुआ है। समझो इनको, ये धनात्मक x बोला अपन ने, इसको क्या बोला अपन ने, धनात्मक z बोला, इसको बोला धनात्मक y। तीनों परस्पर लंबवत है, तीनों परस्पर क्या है, लंबवत है। किन्हीं भी दो के मध्य जब कोण निकालोगे, x और y के मध्य कोण निकालोगे तो भी 90 डिग्री मिलेगा, y और z के मध्य निकालोगे तो भी 90 डिग्री मिलेगा, z और x के मध्य निकालोगे तो भी कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। कहने का मतलब तीनों परस्पर क्या होंगे बताओ, लंबवत होंगे। अब मेरी बात समझो, ये बोला धनात्मक x, ये बोला धनात्मक y, ये बोला धनात्मक z। तीनों जिस बिंदु पे काटेंगे एक दूसरे को, तीनों जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगे उसको अपन मूल बिंदु नाम देंगे।
उसको क्या नाम देंगे अपने, मूल बिंदु नाम देंगे। और इसको अपन ने दर्शाया ओसी, वो का मतलब ओरिजिन है, मूल बिंदु है। और तुम्हारे को ये भी पता है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 0,0,0। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 0,0,0। अब देखो, जैसे अपन ने बताया कि ये धनात्मक x है, ये धनात्मक y है, ये धनात्मक z है। अब ये जो धनात्मक x है इसके विपरीत दिशा में देखो, जस्ट विपरीत दिशा में 180 डिग्री कोण बनाते हुए इसके जस्ट विपरीत दिशा में इसको धनात्मक क्या माना है अपन ने, बताओ x माना है। तो ये क्या हो गया बताओ, ऋणात्मक x हो गया। ये क्या हो गया बताओ, ऋणात्मक x हो गया। इसको अपन ने धनात्मक y माना है, तो बताओ जस्ट उसके विपरीत दिशा में ये क्या हो गया बताओ, ऋणात्मक y। और ये अपने पास धनात्मक z है, धनात्मक z इधर बाहर की तरफ है, बोर्ड से बाहर की तरफ आता हुआ है। तो बताओ बोर्ड में अंदर की तरफ जाता हुआ, बोर्ड में अंदर की तरफ जाता हुआ ये क्या है बताओ, ऋणात्मक x। कहने का मतलब ये 3D का चित्र है, 3D का चित्र है। तो इसको बोर्ड पे ऐसे ही दर्शाना पड़ेगा। z यहाँ नहीं है वास्तव में, z तुम्हारी तरफ आता हुआ है, z ये तुम्हारी तरफ आता हुआ है, बाहर की तरफ आता हुआ है। और -z बोर्ड में किधर जाता हुआ है, अंदर की तरफ। प्लस z बोर्ड से बाहर की तरफ आता हुआ है और -z बोर्ड में अंदर की तरफ जाता हुआ है। तीनों जहां काटेंगे उसका नाम मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक तुम्हारे को पता है। बताओ यहां तक की बात क्लियर हुई? देखो अगला लिखा हुआ है स्थिति। स्थिति का मतलब क्या है, निर्देश तंत्र में किसी वस्तु को निर्देशांक के रूप में प्रदर्शित करना उसकी स्थिति कहलाएगी। कैसे, जैसे मान लो ये अपने पास निर्देश तंत्र है, अपन ने बना लिया x x है, ये y x है। मान लो कोई बिंदु, कोई कण बिंदु P पे है, कोई कण है बिंदु P पे है और उसके निर्देशांक लिखे हुए हैं 2,3 लिखे हुए हैं। मैंने ये बताया निर्देश तंत्र में कोई कण या कोई वस्तु बिंदु P पर है और इसके जो निर्देशांक है वो लिखे हुए हैं 2,3। निर्देशांक का मतलब क्या समझ रहे हो कि अगर मान लो उस कण तक अपने को पहुंचना है, उस कण तक अपने को पहुंचना है तो x में चलना पड़ेगा 2। भाई पहले वाला जो होगा वो x का होगा, तो x में चलना पड़ेगा 2 और y में चलना पड़ेगा कितना, 3। x में 2 और y में कितना, 3। तो अपने उस कण तक चले जाएंगे, मतलब बिंदु P तक अपने पहुंच जाएंगे। तो अपन ने क्या बता दिया बताओ, उसका एड्रेस बता दिया, उसका पता बता दिया, उसकी लोकेशन बता दी उस कण की। बताओ कैसे बताई, निर्देशांक बताते हुए अपन निर्देशांक लिख दिए। निर्देशांक लिखने से अपने आप ही उसकी क्या पता पड़ गई, अपने को स्थिति पता पड़ गई। स्थिति का मतलब सीधा सीधा ये है भाई कोई चीज निर्देश तंत्र में कहाँ स्थित है, कोई चीज या कोई कण या कोई वस्तु निर्देश तंत्र में कहाँ स्थित है, तो उसको कैसे ढूंढेंगे, अपने निर्देशांक से ढूंढेंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है P और P के निर्देशांक लिख दिए 4,2। इसका मतलब क्या समझे कि अगर P तक तुम्हारे को आना है तो x में चलना पड़ेगा क्या, 4 और y में चलना पड़ेगा 2। तो निर्देशांक बताने का मतलब मैंने क्या बता दी, उस वस्तु या कण की क्या बता दी, बताओ स्थिति बता दी। समझ आई बात? तो स्थिति का मतलब भाई निर्देशांक बताना। तो ये लिखा है निर्देश तंत्र में किसी वस्तु को निर्देशांक के रूप में प्रदर्शित करना। भाई निर्देशांक उसके बता दो तो उसकी स्थिति अपने को पता पड़ जाएगी। आगे चलते हैं, आगे लिखा है, समझना इसको ध्यान से थोड़ा, विराम एवं गति या गतिशील कह सकते हैं। विराम अवस्था और गतिशील अवस्था के बारे में बताना चाह रहे हैं अपन, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। विराम अवस्था एवं गतिशील अवस्था क्या होती है। देखो एक लाइन लिखी हुई है, विराम अवस्था एवं गतिशील अवस्था सापेक्ष पद है, कभी भी निरपेक्ष नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, सापेक्ष पद कैसे, पहले मैं तुम्हारे को 2 उदाहरण देता हूं फिर ये लाइन समझ आ जाएगी। जैसे मान लो 2 व्यक्ति है ट्रेन में बैठे हुए हैं एक दूसरे के सामने, 2 व्यक्ति ट्रेन में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है। ये मान लो पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति को देखकर, दोनों आमने सामने बैठे हैं ट्रेन में, दोनों आमने सामने की सीट पर बैठे हैं, ट्रेन चल रही है। पहले वाला जो व्यक्ति है वो
देखता है दूसरे व्यक्ति को और क्या कहता है कि दूसरा व्यक्ति क्या है बताओ, स्थिर है, रुका हुआ है। दूसरा व्यक्ति स्थिर है, रुका हुआ है। दूसरे वाला पहले वाले को देखता है और वो क्या कहता है कि ये भी क्या है बताओ, स्थिर है, ये भी रुका हुआ है। अब सोचो, तीसरा जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तीसरा जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो जब उन दोनों व्यक्तियों को देखता है, वो जब उन दोनों व्यक्तियों को देखता है तो वो क्या कहेगा कि वो दोनों व्यक्ति क्या है बताओ, गतिमान है, गतिशील है। क्योंकि ट्रेन गतिशील है तो वो भी क्या हो गए बताओ, गतिशील हो गए नहीं वे। तो तीसरा जो व्यक्ति है वो क्या कहेगा कि वो क्या है बताओ, गतिशील। देखो, पहले ने दूसरे को स्थिर बताया था, विराम में बताया था, दूसरे ने पहले को विराम में बताया था, लेकिन तीसरे व्यक्ति के सापेक्ष वो दोनों ही क्या है बताओ, गतिशील है। भाई पहले वाला दूसरे के सापेक्ष और दूसरा किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष तो विराम में है, रुके हुए हैं, स्थिर है, लेकिन तीसरे के सापेक्ष वो दोनों किसमें है बताओ, गतिशील है। मैं एक उदाहरण और दूं तुम्हारे को। जैसे मान लो एक किताब है और वो टेबल पर रखी हुई है, किताब टेबल पर रखी हुई है। अपन ये बोलेंगे कि टेबल के सापेक्ष, सुनना मेरी बात को ध्यान से, किताब टेबल पर रखी हुई है, टेबल के सापेक्ष किताब स्थिर है। क्या बोलेंगे अपन, टेबल के सापेक्ष किताब स्थिर है। लेकिन सोचो उसी चीज को अपन चंद्रमा पे से देख रहे हैं, उसी किताब को अपन चंद्रमा पे से देख रहे हैं तो वो किताब गतिशील नजर आएगी। वो किताब कैसे नजर आएगी, गतिशील नजर आएगी, क्योंकि चंद्रमा पे से देखने से पूरी पृथ्वी क्या आ रही है बताओ, पूरी पृथ्वी क्या है, गतिमान है, पूरी पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पूरी पृथ्वी गतिमान है। तो बताओ टेबल के सापेक्ष किताब क्या थी, स्थिर थी। टेबल के सापेक्ष किताब स्थिर थी, विराम अवस्था में थी, लेकिन चंद्रमा के सापेक्ष वही किताब क्या है बताओ, गतिशील है, गतिमान है। कहने का मतलब देखो, एक ही चीज की दो स्थितियां हैं, किताब विराम में भी है, किताब गतिशील भी है, लेकिन अपने पास अपन ने क्या बताया भाई, अपन किसके सापेक्ष बता रहे हैं, किसके सापेक्ष बता रहे हैं। पहले अपन ने किसके सापेक्ष बताया बताओ, टेबल के सापेक्ष बताया। तो जब टेबल के सापेक्ष बताया तो अपने पास किताब क्या थी बताओ, विराम में थी। और जब दोबारा अपन ने किसके सापेक्ष बताया, चंद्रमा के सापेक्ष बताया, तो किताब क्या थी बताओ, अपने पास गतिशील थी, गतिमान थी, विराम नहीं थी। अब मेरी बात समझो, यहां लिखा है कि अपने पास विराम अवस्था एवं गतिशील अवस्था सापेक्ष पद है। सापेक्ष पद का मतलब यह है कि अपन किसी को विराम या किसी को गतिशील किसी के सापेक्ष बता रहे हैं, किसी से तुलना करके बता रहे हैं कि इसकी तुलना में ये विराम में है और इसकी तुलना में ये गतिशील है। किसी से तुलना करके बताएंगे, उसको बोला है अपन ने सापेक्ष पद है। कहने का मतलब इस अपने पास यूनिवर्स में, इस संसार में कोई भी चीज अपने पास निरपेक्ष रूप से विराम में नहीं हो सकती और निरपेक्ष रूप से गतिमान में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, तुम ऐसे बोलो कि अपन सर विराम में है, अपन पृथ्वी पे है और पृथ्वी खुद ही गतिशील है, तो बताओ अपन भी तो गतिशील हो गए। हाँ, विराम और गतिशील अपन बता सकते हैं, किसी से तुलना करके बता सकते हैं कि इस चीज की तुलना में ये चीज विराम में है, इस चीज की तुलना में ये चीज क्या है बताओ, गतिशील है। तो अपने पास जब भी विराम अवस्था और गतिशील अवस्था के बारे में बताया जाएगा तो किसी न किसी से तुलना करके बताएंगे, किसी के सापेक्ष बताएंगे कि इसके सापेक्ष ये वस्तु विराम में है, इसके सापेक्ष ये वस्तु गतिमान है। और अगर अपन परिभाषा पे आए तो विराम की परिभाषा क्या है, देखो ये अपन ने निर्देश तंत्र बनाया, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये कोई कण बिंदु पी पे है, कोई कण या वस्तु बिंदु पी पे है, उसके निर्देशांक है x, y। एक बार उदाहरण के लिए मैं निर्देशांक ले लेता हूं 2,3 2,3 में निर्देशांक ले लिए। अब समय बदल रहा है, लेकिन समय के साथ इसके जो निर्देशांक है, समय के साथ इसके जो निर्देशांक है वो नहीं बदल रहे। समय बढ़ता जा रहा है लेकिन इसके निर्देशांक जो कण बिंदु P पे है, इसके निर्देशांक 2,3 ही है। अभी अपन ने देखा तो भी 2,3 है, 1 सेकंड बाद भी 2,3 है, 2 सेकंड बाद भी 2,3 है, 3 सेकंड बाद भी 2,3 है, 4 सेकंड बाद भी वही है, 5 सेकंड बाद भी वही है।
बताओ क्या कहा जाएगा कि ये कण क्या है, बताओ विराम है। तो परिभाषा लिखी है, जब कण की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है, कहने का मतलब उसके निर्देशांक जब नहीं बदले, कोई सा भी निर्देशांक नहीं बदलना चाहिए भाई, न तो x बदलना चाहिए, न y बदलना चाहिए, न z बदलना चाहिए, तो कोई सा भी निर्देशांक नहीं बदलेगा, तो क्या कहा जाएगा कि वो वस्तु क्या है, विराम में है, वो वस्तु विराम में है। गतिशील की क्या परिभाषा होगी, जब कण की स्थिति समय के साथ बदलती है। जैसे मान लो पहले कोई कण P बिंदु पे था, उसके निर्देशांक थे x, y, अब कुछ समय बाद वो Q बिंदु पे आ गया, उसके निर्देशांक हो गए x1, y1। उदाहरण के लिए ले लेता हूं मैं, जैसे मान लो ये अपने पास जो निर्देशांक है पहले है 2,1 है, मान लो अभी अपन ने देखा उसके निर्देशांक कितने हैं, 2,1, मतलब x में 2 है, y में 1 है। कुछ समय बाद उसके जो निर्देशांक हो गए वो अपने पास 5,4 हो गए, 5,4 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास वो गतिशील है। क्यों? क्योंकि समय के साथ उसकी स्थिति क्या होगी, बताओ बदल गई, उसके निर्देशांक क्या हो गए, बताओ बदल गए। तो एक परिभाषा अपन ये भी दे सकते हैं विराम की, कि जब कण की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है तब वो विराम में कहा जाएगा, जब कण की स्थिति समय के साथ बदल जाती है तब वो किस में कहा जाएगा, गति में कहा जाएगा, गतिशील अवस्था में कहा जाएगा। अब जो गति भी होती है वो भी अपने पास 3 प्रकार की है। जैसे एक आती है एक विमीय गति, जो गति है वो भी अपने पास 3 प्रकार की है, जो गति है वो भी 3 प्रकार की है। मैं तीनों को बताता हूं अपने पास से। देखो गति के प्रकार में जो पहला प्रकार है वो एक विमीय गति है, 1D मोशन बोला जाएगा। जब कण की गति सरल रेखा के अनुदिश हो तो उसको एक विमीय गति कहा जाएगा। सरल रेखा के अनुदिश जब होगी तब एक विमीय गति होगी, या फिर ऐसे समझा जा सकता है कि केवल एक ही निर्देशांक बदल रहा है उसका, केवल एक ही निर्देशांक बदल रहा है, या तो x वाला बदल रहा है, या फिर y वाला बदल रहा है, या फिर z वाला बदल रहा है। जैसे मैं चित्र बना के बता रहा हूं तुम्हारे को, देखो ये x है और ये y है। अब देखो जैसे मान लो ये गति एक विमीय गति है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो अपने पास y वाला जो निर्देशांक है, जैसे मान लो y का मान यहाँ 5 है, तो देखो जब x 0 है, समझो इसमें जब x 0 है तो भी y 5 है, जब x का मान 1 हो गया तो भी y 5 है, जब x का मान 2 हो गया तो भी y 5 है, x का मान 3 है तो भी y 5 है, x का मान 4 है तो भी y 5 है। तो इसमें केवल एक ही निर्देशांक बदल रहा है, x वाला बदल रहा है, y वाला नहीं बदल रहा है, और z वाला भी नहीं बदल रहा। तो ये अपने पास कौन सी गति है, बताओ? एक विमीय गति। एक चित्र और बनाऊं मैं तुम्हारे को, देखो यहाँ बना देता हूँ चित्र एक विमीय गति का, एक विमीय गति का एक चित्र तो ये हो ही गया भाई, एक विमीय गति का। और दूसरा चित्र देखो एक विमीय गति का, ये भी एक विमीय गति का चित्र हो सकता है। x और y देखो, बताओ जैसे x का मान 5 है यहाँ, तो x का मान नहीं बदल रहा है, देखो y का मान 0 है तो भी x का मान 5 है, y का मान जब 1 है तो भी x का मान 5 है, y का मान जब 2 है तो भी x का मान कितना है, 5 है, y का मान 3 है तो भी x का मान 5 है, y का मान 4 है तो भी x का मान कितना है, बताओ? 5 है। तो ये भी अपने पास बताओ किसका ग्राफ है, एक विमीय गति का। उदाहरण क्या है, जब किसी गेंद को अपने सावधानतापूर्वक नीचे की तरफ गिराएंगे, जब किसी गेंद को अपन सावधानतापूर्वक नीचे की तरफ गिराएंगे तो उसकी जो गति है वो कौन सी गति होगी, बताओ? एक विमीय गति होगी, उसका एक ही निर्देशांक बदलेगा, या तो x वाला बदल सकता है, या y वाला, या फिर z वाला। अब देखो द्विविमीय गति क्या है, जब गति सरल रेखा में न होकर एक तल में हो रही है, एक तल में हो रही है। जैसे मान लो कोई अपने पास कीड़ा है ऐसे मानो, और वो इस बोर्ड पे चल रहा है, पूरे बोर्ड पे चल रहा है, कोई कीड़ा है वो इस बोर्ड पे चल रहा है, तो अपने पास फिर वो एक सरल रेखा में नहीं चल रहा, लेकिन एक तल में चल रहा है, वो इसमें चल रहा है, बताओ? एक तल में चल रहा है। कहने का मतलब एक समय पर जब दो निर्देशांक बदल रहे हो, एक समय पर जब दो निर्देशांक बदल रहे हो
तब उसकी जो गति होगी वो कौन सी गति होगी बताओ, द्विविमीय गति होगी। जैसे मान लो प्लेन रोड है, उस पे तुम मोटरसाइकिल चला रहे हो, प्लेन रोड पे ब्रेकर नहीं है समझो, बिल्कुल प्लेन रोड है, उस पे तुम मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो ये वाली जो गति है वो द्विविमीय गति होगी। मैं बोल रहा हूँ ब्रेकर नहीं है, समझना। तो फिर ये जो गति है वो कौन सी गति है, द्विविमीय गति होगी। इसमें एक समय पे दो निर्देशांक बदलते हैं, तो ये द्विविमीय गति होती है। उदाहरण है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति का जैसे है, अपन ने किसी गेंद को इस तरह से फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, तो देखो इसका एक चित्र देख लो छोटा सा, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, तो इस तरह से अपन ने गेंद को ऐसे फेंक दिया। तो अब देखो यहाँ x 0 है, y भी 0 है, देखो x वाला बदल रहा है, मान लो ये x1 हो गया तो y वाला भी बदल गया, ये क्या हो गया बताओ, y1 हो गया, x वाला बदल गया, x2 हो गया, ऐसे y वाला भी क्या हो गया बताओ, y2। एक समय पे बताओ कितने निर्देशांक बदल रहे हैं, इसमें दो निर्देशांक बदल रहे हैं। तो जो प्रक्षेप्य गति है, किसी गेंद को, जैसे मान लो कोई फील्डर है, जब वो किसी गेंद को फेंकेगा बाउंड्री से या कहीं से गेंद को फेंकेगा विकेट कीपर के पास, तो वो जो गति है वो कौन सी गति है उसकी, द्विविमीय गति है, प्रक्षेप्य गति जैसे हो गया ऐसे आ रही है। तो इसमें एक समय पे दो निर्देशांक बदल रहे हैं, ये द्विविमीय गति होती है। मैंने बताया बिना ब्रेकर की रोड पे, सड़क पे मोटरसाइकिल का चलना द्विविमीय गति होती है। चलो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।